very good morning all of you. So myself is MD Yahya and today we are going to deal a very small topic. काफ़ी छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम यहाँ पे दिखाई देता होगा सेल मेम्ब्रेन। और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के लिए समय काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक को कंप्लीट करूँ। और ये चैप्टर से लिया गया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 के। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है नीट के लिए हम लोग अभी इसको कवर कर रहे हैं छोटे से टॉपिक के बारे में। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है क्या चीज़, छोटे से चीज़ में समझाता हूँ कि यहाँ पे ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सेल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवर। तो ये किस चीज़ का कवर है भाई, सेल का कवर है। तो सेल, और इसको हम लोग बोल देते हैं मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका इन्वेंट हुआ था, कब? 1950 में। ये चीज़ याद रखना है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हम लोग क्या किए थे, उस वक्त हम लोग समझ पाए थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में तब हम लोगों ने देखा था। काफ़ी हाईली मैग्नीफाइड पावर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हमारे स्कूल वगैरह में जो माइक्रोस्कोप मिलता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ किसी सेल को ऊपर से देख सकते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेल के अंदर देखा जाए तो उस वक्त हम लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच इज वेरी हाईली मैग्नीफाइड पावर, जो कि 1950 में इसका इन्वेंशन हो चुका था। उसी वक्त इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था। बाद में फिर क्या हुआ था कि साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट, एक थे सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने कब, 1972 में, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1972 में इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल को प्रपोज किया। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में होता क्या है, उस मॉडल को, और उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इन लोगों ने मॉडल बताया और उस मॉडल का क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंगर एंड निकोलसन ने बात किया था 1972 में। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था। 1972 में दो साइंटिस्ट आए थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो चलिए समझते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। अगर इसके बारे में बात करें, इतने दूर के सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको जरा मैं बाहर निकाल के अगर समझाऊं कि ये कैसे दिखाई देगा तो देखते हैं जरा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का लेयर कुछ इस तरह से होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का लेयर ये इस तरह से होता है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको हेड दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और एनसीईआरटी लिखता है कि ये हेड कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर मतलब कि इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और ये है इसका नीचे वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोल देते हैं टेल। और टेल का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, सिंपली हाइड्रो का सिंपल मतलब हो गया वाटर, और वाटर के जैसा जो कंटेंट है वाटर हो गया। और फोबिक का मतलब क्या होता है, डर। फोबिक से डरना मतलब कि हेट। तो जो वाटर हेटर है उन्हें हम हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है और हेड जो है ये वाटर लवर होता है। तो वाटर लवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब इसका मतलब हो गया वाटर लवर। तो इस तरह से एक पूरा लेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये है लेयर, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर मैंने बनाया, और फॉस्फोलिपिड का यहाँ पर दूसरा लेयर होगा। ये देख लीजिए, फॉस्फोलिपिड का ये दूसरा लेयर, यहाँ पर इस तरह से कुछ लेयर होता है। ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है। तो चूंकि दो लेयर में अरेंज किया गया है फॉस्फोलिपिड को, तो इसको हम लोग ये बोल देते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये कहलाएगा फॉस्फोलिपिड बाई
लेयर। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में ये बताया कि भाई आप जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में कुछ ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो पहली बार ये जो डिस्कवरी हुई थी, इसको आरबीसी को देख करके बताया गया था कि ये आरबीसी है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एनसीईआरटी बोलता है भाई बाई कॉनकेव शेप होता है आरबीसी का। ये आरबीसी है। आपका जो एरिथ्रोसाइट है उसका शेप कैसा है, बाई कॉनकेव शेप का ये होता है। अब ये जो बाई कॉनकेव शेप का है तो इस पे भी तो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए इस पे भी सेल मेम्ब्रेन है। तो बोला ये गया कि भाई आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये इस चीज से मिलकर के बना गया है। आपका प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के आपका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसके बारे में इतनी बातें कही सिंगर और निकोलसन ने। अब हाँ, एक और बात कि जितने भी अलग अलग सेल हैं उन सबों का जो भी आपका ये जो परसेंटेज है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो किसी में लिपिड ज़्यादा होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा, ये वैरी करता है सेल टू सेल। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन आपका न्यूरॉन्स का हो, आपके बॉडी के एपिथेलियल सेल का हो, जर्म सेल का हो, या फिर आरबीसी का हो, अलग अलग तरीके के सेल अपने बॉडी में प्रेजेंट है। तो हर किसी में ये जो कंटेंट है वैरी करेगा, किसी में प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा, किसी में लिपिड का परसेंटेज ज़्यादा और किसी में कार्बोहाइड्रेट, ये अलग अलग तरीके से सबों के पास कंटेंट मिलता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि कभी कभी स्टेटमेंट में पूछता है कि अलग अलग टाइप के जो सेल हैं उस सेल में जो भी आपका कंटेंट है वो सिमिलर है। रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 अगर देता है कि अलग अलग सेल में आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के, इन सबों के परसेंटेज अलग अलग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट 2 आपका सही हो गया। समय काफ़ी कम है, नहीं तो मैं इसको लिख करके समझाता, बाकायदा प्रैक्टिस भी करवाता, लेकिन समय काफ़ी कम है, उसी में हम लोगों को इसके बारे में बात करना है। तो इन्होंने ये बताया। अब इन्होंने ये बताया कि भाई इसमें क्या है कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन दो तरह के होंगे, फुल्ली एनसीईआरटी को मैं अभी बता रहा हूँ, दो तरह के। एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन के पास आपको मिलेंगे, और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि आपको अंदर में यहाँ पर इसके बीच में आपको प्रोटीन मिलेंगे। तो ये दो तरह के प्रोटीन हो गए, एक आपका सरफेस प्रोटीन हो गया और एक आपका अंदर में जो प्रोटीन मिल रहा है। तो अंदर में जो प्रोटीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कह देते हैं, और जो आपको सरफेस पे मिल रहा है वो कहलाएगा सरफेस प्रोटीन कहलाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, हम लोग क्या देखते हैं कि सेल के अंदर कुछ चीजें चली जाती हैं, सेल के अंदर से कुछ चीजें बाहर भी आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या सभी चीजें, जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, क्या वो सेल के अंदर जाते हैं या सेल के बाहर आते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो है सेल में किस चीज को क्रॉस करके जा रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई भी चीज क्रॉस करके अंदर या बाहर हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग को जानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है, इसके बारे में अगर मैं बोल दूं तो इसका नेचर कैसा है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कि हर चीजों को अपने अंदर आने जाने की इजाजत ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से होते हुए कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी, हर चीजों को इजाजत प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं देता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाई? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउड टू इंटर और एग्जिट एवरीथिंग, सारी चीजों को अपने अंदर बाहर होने नहीं देता है। दूसरी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाती तो हैं लेकिन उसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करते हैं। इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिया, चलो ठीक। अब आगे देखते हैं थोड़ा कि इसके बारे में। अब बोल ये रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जा सकती हैं बिना एनर्जी को खर्च किए हुए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अंदर ले जाने के लिए एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट होगा,
ट्रांसपोर्ट, कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दो तरह का है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह की चीज है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो चीज है कि अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से किसी चीज को क्रॉस करके जाना है, सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड वाला पार्ट है, सेल का आउटसाइड पार्ट है और ये सेल का इनसाइड है, इनसाइड द सेल, सपोज दैट अंदर सेल का ये इनसाइड वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाहर से अंदर जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अंदर से बाहर निकल के आएंगे। तो ऐसी चीज जिसको बाहर से अंदर जाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या अंदर से बाहर आने में अगर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता है, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, बिना एनर्जी के खर्च के अगर कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आ सकती है या जा सकती है, तो उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि नो ओटीपी नो एटीपी, कोई भी एटीपी का यहाँ पर खर्च नहीं होगा, नो एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग दो तरह की चीजें देखते हैं। एक तो ओस्मोसिस देखते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सपोज दैट ये कोई मेम्ब्रेन है बीच में से, यहाँ पर ये कोई मान लो तुमने कोई कंटेनर ले रखा है, इधर वाटर ज़्यादा है, वाटर का लेवल इधर ज़्यादा है और इधर वाटर का लेवल कम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम मेम्ब्रेन में बीच में अगर तुम यहाँ पर होल बना लो, तो वाटर का मूवमेंट किधर से होगा, ये ए वाला पार्ट और ये बी वाला पार्ट। तो वाटर का मूवमेंट क्या देखेंगे हम लोग कि ए से बी की तरफ वाटर मूव करना शुरू कर देगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ए का तरफ वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, और बी की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या बोला मैंने कि कभी भी अगर मूवमेंट होता है किसी भी फ्लूइड का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो लिक्विड के केस में इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं। मतलब इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा ही एयर का मूवमेंट है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे कोई कंटेनर है अपने पास, क्लोज कंटेनर है और यहाँ पर तुमने एयर भर दिया है, सपोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है और इधर ऑक्सीजन बिल्कुल लो कंसंट्रेशन पे है, और तुमने बीच में अगर होल कर दिया, तो अब ये बताओ कि ऑक्सीजन किधर मूव करेगा। तो तुम बोलोगे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ए वाले की तरफ ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बी वाले की तरफ में कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में ऑक्सीजन का मूवमेंट यहाँ पर होगा। और इस तरह के मूवमेंट में यहाँ पर भी कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होगा। तो जब गैसियस मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन उसे हम लोग कह देते हैं। लेकिन जब कभी लिक्विड का मूवमेंट होता है तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा, और गैस का मूवमेंट होगा तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट में हो सकता है। सपोज दैट अगर हम बात ये बोलें कि यहाँ पर आपके पास में कोई एक बॉक्स है, इस तरफ आपके पास में सोडियम आयन ज़्यादा है और इस तरफ आपके पास में सोडियम आयन कम है, आयन मतलब कि चार्ज, और बीच में तुमने होल कर दिया ए और बी। और अभी अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर हमें यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस वगैरह में होता है जिस मॉलिक्यूल्स पे कुछ चार्ज हो। तो सोडियम पे क्या होता है, चार्ज होता है, कैल्शियम पे क्या होता है, चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट में क्या होता है, चार्ज होता है,
तो जितने भी चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं वो भी हमारे सेल के अंदर आते हैं और अंदर से बाहर भी जाते हैं, क्योंकि सेल जो अपना मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर चल रहा है उसके लिए आयंस की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आयंस को मूव करना है तो आयन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसको मूव करवाना है। तो भाई लोअर से हायर की तरफ मूव करने के लिए कैसे होगा, तो इस वक्त में एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। सेल क्या करेगा, अपने अंदर उसने जो एटीपी का फॉर्मेशन किया है उस एटीपी का यूज करके सेल क्या करेगा, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन एटीपी इज यूज्ड। हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, यूजुअली मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration if required, अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत नहीं है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान दो कि ये क्या है, ये है आयन। तो जब भी कभी आयन का मूवमेंट करना हो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन करो या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ करो, दोनों जगह पे एनर्जी खर्च होगा, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इफ रिक्वायर्ड और वाइस वर्सा, या फिर उल्टा, देन एनर्जी एक्सपेंडिचर occurs, that is called the एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च हो रहा है, यानी यहां पर क्या होगा, एटीपी एक्सपेंडिचर, एटीपी का खर्च होगा। तो ये अलग अलग तरह के हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में हो रहा है, आयंस में हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किस में हो रहा है, न्यूट्रल सोल्यूट्स में हो रहा है, या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया था वो 2 लेयर में होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इधर यहाँ पर मूवमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस बारे में हम लोगों ने बात किया, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ले लिया, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए, नीट के छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं करवाता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।